नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 बीए, बीएससी, बीकॉम एसईसी सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, इस पे हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट है। यूनिट 2 का आधा जो है वो कंप्लीट था और आधा हम लोग जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, ठीक है? और बाकी जो यूनिट बचेगा वो यूनिट टाइम के हिसाब से, अगर टाइम रहा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, टाइम नहीं रहा और एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ चुका है तो आप लोगों का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है मिथिला यूनिवर्सिटी में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा में। एसईसी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में 70 नंबर का, वो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाएगा। लगभग आप लोगों को हर यूनिट से 50-60 क्वेश्चन जो है वो दे दिया जाएगा। आप लोग उतना कर लीजिएगा तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अभी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज़ इसमें कवर कर लिया था। जो बचा हुआ था वो हम लोग कवर करेंगे इसमें। और अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो या फिर पिछला यूनिट या फिर जो भी हम लोगों ने 2-3 वीडियो किया हुआ है इसके ऊपर, वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये समझ में आने वाला है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूनिट 2 के क्लास 1 में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अब हम लोग जो है वो बिजनेस लेटर तक, बिजनेस लेटर से आगे बढ़ा रहे हैं। बिजनेस लेटर क्या होता है, फिर टाइप्स आता है, फिर उसी के अंदर क्या क्या पॉइंट होता है लेटर लिखने का, या लेटर का जो एक एग्जाम्पल है वो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एक जो है वो बिजनेस लेटर लिखा जाता है, ठीक है? तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा आप उसको जो है वो आंसर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लिखना तो होता नहीं है आप लोगों को। ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहता है, कौन सा सही है वो टिक लगाना, ओ एम आर सीट में क्या करना होता है उसको घेरा करना होता है, ठीक है? आते हैं बिजनेस लेटर पे। बिजनेस लेटर क्या होता है? तो देखिए, बिजनेस लेटर एक फॉर्मल लेटर, रिटेन जो है वो एक लिखित, आप लोग बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड होता है, कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या फिर किसी जॉब एप्लीकेशन या इंटरनल कम्युनिकेशन या फिर इसी तरह के कोई काम में जो हो यूज़ में लाया जाता है। जब भी हम लोगों को ऑफिशियल काम, ऑफिशियल बातचीत करना होता है तो हम एक जब लेटर लिखते हैं तो वो बिजनेस लेटर के रूप में लिखा जाता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है? ये ज़्यादा ऑफिशियल होता है, मतलब ज़्यादा औपचारिक होता है बाकी किसी और लेटर से। जैसे आप पर्सनल लेटर लिखते हैं या फिर कोई अलग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उससे ज़्यादा ये क्या होता है, औपचारिक होता है, ऑफिशियल होता है, ठीक है? अगर हम लोग की फीचर के बारे में बात करें, बिजनेस लेटर के की फीचर क्या क्या होता है, इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, जब आप एक बिजनेस लेटर लिखने जाते हैं तो क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है उस लेटर में। तो पहला हम लोग जो है वो लेटर हेड के बारे में है। पहला पॉइंट है हमारे पास लेटर हेड, यानी लेटर हेड या फिर लेटर पैड भी आप कह सकते हैं। कि जैसे आप लोग का मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो आपको, तो जैसे आप लोगों का जो है वो कॉलेज के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है, यूनिवर्सिटी का नाम होता है या फिर कॉलेज का नाम लिखा होता है, फिर नीचे एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर या ईमेल वगैरह होता है, ठीक है? तो वो जो पार्ट होता है वो जो लिखा हुआ रहता है, और बाकी जो खाली जगह होता है या फिर जो भी चीज़ है वो जो पेपर पे लिखा गया है वो है लेटर हेड, ठीक है? लेटर पैड आप कह सकते हैं। चाहे कॉलेज का हो या फिर यूनिवर्सिटी का हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उसके हिसाब से वो बन के तैयार रहता है, पहले से रेडी रहता है। और जब भी कोई नोटिस जारी करना होता है या फिर कुछ लिखना होता है तो वो उस खाली जगह पे लिख के जो है वो उसको साइन मोहर वगैरह करके, जो भी अथॉरिटी होता है वहाँ पे, जो चेयर, जो कुर्सी पे बैठे होते हैं वहाँ जिनका काम होता है वो साइन वगैरह करते हैं, उसके बाद उसको जारी कर दिया जाता है, ठीक है? तो वो एक लेटर हेड होता है। कंटेंस द ऑर्गेनाइजेशन, लोगो होता है, हाँ लोगो होता है, नाम होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम होगा, ईमेल है तो ईमेल होगा, कॉन्टैक्ट होगा, यही सब चीज़ जो है वो उस पे होता है, ठीक है? उसके बाद एक होता है रेफरेंस नंबर, ठीक है? पत्रों को ट्रैक और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग होती है ये, क्या होता है, रेफरेंस नंबर। देखिए, फिर हम लोग उसी चीज़ का एग्जांपल लेंगे क्योंकि यही चीज़ आप लोग देखने को मिलता है तो आसानी से आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं। जैसे लेटर जारी होता है यूनिवर्सिटी का या फिर कोई रूटीन जारी होता है यूनिवर्सिटी का, कोई भी चीज़ जारी होता है, नोटिस जारी होता है यूनिवर्सिटी का, तो आप उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें एक नंबर लिखा होता है, ठीक है? लेटर नंबर होता है या फिर मेमो नंबर होता है या फिर कुछ इस तरह के जो हो यहाँ पे नंबर होता है, फिर डेट होता है, वो लिख के जारी किया जाता है ताकि बाद में हम लोग अगर उसको ढूँढना चाहें या फिर कुछ कहना चाहें कि इस लेटर
लेटर नंबर के द्वारा ये नोटिस में ये बात कहा गया था, या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया, लेटर नंबर इतना इतना इतना, और उसमें ये बात कही गई थी। तो ये सारा चीज़ जो ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो उसको एक हम लोग क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, ठीक है, एक डेट दे देते हैं, ताकि उस चीज़ को जब रिकॉर्ड किया जाए और जब उस रिकॉर्ड को हम लोग फिर वापस ढूंढना चाहें तो इतना मुश्किल ना हो, और ना वो ऐसा नहीं हो कि लापता हो जाए, नोटिस आया और वो गायब हो गया, ठीक है, ना उसका कोई रिकॉर्ड रहा ना कुछ रहा, ठीक है। तो उसके लिए रेफरेंस नंबर, जैसे कोई भी चीज़ को ढूंढना होता है तो एक नंबर हम लोग असाइन कर देते हैं, एक नंबर उसको दे देते हैं, चाहे आईडी के रूप में हो या फिर किसी चीज़ के रूप में हो। तो उसी तरह से लेटर को भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डेट के बारे में पता होगा, कब जारी किया गया था वो डेट लिखा जाता है। उसके बाद सेंडर एड्रेस, कहाँ से भेजा गया है। अब बिजनेस लेटर है, हम लोग ने नोटिस के रूप में एग्जाम्पल को समझा, लेकिन लेटर है तो लेटर कहाँ से आया है, वो कहाँ से कौन भेजने वाला है, उसका जो है वो एड्रेस तो होगा ही। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, कहाँ जाने वाला है, जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस तो रहेगा। फिर सैल्यूटेशन के बारे में बात आता है, अभिवादन करना। अब जैसे डियर सर मैडम वगैरह कुछ लिखते हैं, वो सारा कुछ आ गया सैल्यूटेशन में। उसके बाद सब्जेक्ट पे आते हैं, उसके बाद आता है पॉइंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट में मुद्दा का बात लिखा जाता है कि हम उस लेटर को किस लिए लिख रहे हैं, क्या कारण है वो लेटर लिखने का, ठीक है। तो सब्जेक्ट में वो आ जाता है। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में हम लोग को मेन बात लिखना होता है। बॉडी डिवाइडेड होता है इंट्रोडक्शन में, मिडिल सेक्शन में और कंक्लूजन में, ठीक है। बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इंट्रोडक्शन में, दूसरा होता है हमारे पास मिडिल सेक्शन में, और तीसरा होता है हमारे पास कंक्लूजन में, ठीक है। तो जब बॉडी के बारे में बात किया जाता है तो बॉडी मेन कंटेंट होता है, मेन एरिया होता है हम लोगों को अपना बात लिखने का। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि है किस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग मिडिल सेक्शन में आते हैं, तो अपना बात मेन मुद्दा जो होता है या फिर जो भी कुछ हम लोगों को कहना है उस लेटर में, वो हम लोग कह देते हैं। उसके बाद कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन में जैसे आप लोग लास्ट में लिख देते हैं कि अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ये चीज़ ठीक करें, या फिर वो चीज़ करें, ये चीज़ करें। जो लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन, वो आ जाता है आप लोगों का पूरा चीज़ जो है वो बॉडी के पार्ट में आ जाता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन के रूप में आप जब लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं, जब आप ऊपर में लिखते हैं एप्लीकेशन, मान लीजिए किसी का रिजल्ट ख़राब हो गया या फिर कुछ ठीक करवाना है, तो जब आप यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना सेवा में प्रधानाचार्य या फिर परीक्षा नियंत्रक। उसके बाद वहाँ पे एड्रेस भी लिखा जाता है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम हो गया कामेश्वर नगर दरभंगा 84 604, तो वो एड्रेस वगैरह हो जाता है। फिर आता है विषय लिखने के बारी। तो विषय में हम लोग वही लिखते हैं जो हम लोगों को जो मेन बात है, हम लोग जो उस एप्लीकेशन के द्वारा कहना चाह रहे हैं, तो वो विषय आ जाता है। फिर महाशय ये भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वो सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद हम लोग फिर अपना सविनय निवेदन यह है कि अपना मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक का ये जो है वो फॉर्मेट हुआ। तो लेटर के रूप में लिख रहे हैं, तो लेटर आप लोगों को पता है चिट्ठी लिखना तो होता ही होगा। तो चिट्ठी में सेंडर एड्रेस होता है, यानी कि जो भेज रहा है उसका एड्रेस भी होता है, जहाँ पहुँचना है उसका एड्रेस भी होता है, फिर डेट भी लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन या रिमार्क, ठीक है। कंक्लूजन या रिमार्क का मतलब, कहने का मतलब है जो लास्ट में आ जाता है, जो अभी अभी हम लोगों ने कहा। उसके बाद जो सिग्नेचर वगैरह होता है, जो सिग्नेचर कहने का मतलब है कि आप किस पोस्ट पे वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है तो लास्ट में लिखा जाता है योर फेथफुली, या आपका आज्ञाकारी या आपका विश्वासी छात्र या छात्रा कुछ लिखते हैं। उसके बाद अपना नाम लिखते हैं, नाम ये है, क्लास ये है, इतने सेशन है, इस सब्जेक्ट से है, और ये जो है वो ऑनर्स है, या फिर ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जो भी कुछ लिखना होता है वो हम लिखते हैं। और लास्ट में जो अगर सिग्नेचर के बारे में बात करें कि तो जब जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे हम लोग सिग्नेचर भी करते हैं, और बाद में मोबाइल नंबर भी देते हैं। तो ये सारा चीज़ जो नीचे में आता है वो कंक्लूजन होता है, रिमार्क हो जाता है। उसके बाद सिग्नेचर जो डेजिग्नेशन होता है, जिस पोस्ट के द्वारा वो लिखा जा रहा है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है, और नाम वगैरह रहेगा। और कोई और लिख रहा है तो फिर वो किस पोस्ट पे लिख रहा है। कोई टीचर है तो टीचर के हिसाब से लिखेगा, ठीक है। तो वो हो गया लास्ट में जो सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर। उसके बाद आता है एनक्लोजर। एनक्लोजर में आ जाता है क्या सब, जो मान लीजिए कि जैसे कि किसी को रिजल्ट ठीक करवाना है, ठीक है, किसी को रिजल्ट ठीक करवाना है, तो रिजल्ट ठीक करवाने के लिए वो क्या करेगा, कोई प्रूफ देगा। तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिट कार्ड लगाते हैं, मार्कशीट लगाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ करवाना होता है, या मान लीजिए कोई ऐसा चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें दूसरा डॉक्यूमेंट को बताना ज़रूरी है कि इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा गया है। या फिर जैसे मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम में
कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर कोई क्वेश्चन गलत पूछा जाता है, तो उसको सही करने के लिए क्या होता है कि कोई रेफरेंस देना पड़ता है कि इस किताब में ऐसा लिखा गया है और आपने ऐसा पूछा है या फिर ये गलत है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट हम लोगों को ईमेल के साथ जब लेटर लिखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं इस तरह का, तो उसके साथ हम लोग को भेजना पड़ता है कि कहाँ पे ये चीज़ है, प्रूफ डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट जब अटैच करते हैं तो वो होता है एनक्लोजर, ठीक है। एनक्लोजर में लिस्ट एनी अटैचमेंट डॉक्यूमेंट और रेसिपिएंट ऑफ द लेटर। कोई भी चीज़ अगर हम लोग अटैच कर रहे हैं तो उसका लिस्ट देना पड़ता है और वो साथ में वो चीज़ तो जाता ही है, ठीक है। तो लिस्ट जैसे कि बताई दिए एग्जांपल में, कोई एडमिट कार्ड लगा के दे रहे हैं या फिर मार्कशीट लगा के दे रहे हैं, ये सारा चीज़ जो लगा के दे रहा है वो क्या है, एक अटैचमेंट ही है आपका, जो कि आप अपना एप्लीकेशन में लिस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन जब लिखते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हमने इस आवेदन के साथ ये चीज़ अटैच किया है, ये चीज़ संलग्न किया है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का यहाँ तक। उसके बाद वो जो मेन पॉइंट था बिजनेस लेटर में क्या क्या चीज़ एक लेटर में होता है, तो वो सारा चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, और क्या क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ किया जाता है अगर आप लिखते हैं तभी आपको पता चलता है। ये सब चीज़ जो है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा, लेटर लिखिएगा या फिर कहीं लिखा हुआ देखिएगा कि वो कैसा लिखा गया है, तो वो सारा चीज़। और एक एप्लीकेशन लिखने के ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है जो आप लोगों के काम के हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है टाइप्स ऑफ लेटर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, किसी संगठन के अंदर ही जो कितने प्रकार के लेटर लिखे जाते हैं अगर हम लोग बात करें, तो पहला हमारे पास है थैंक यू लेटर। थैंक यू लेटर नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी को धन्यवाद करना है, किसी के प्रति जो है अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, किसी के जो है वो कृतज्ञता व्यक्त करने और संबंध बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ये थैंक यू लेटर। किसी को धन्यवाद करना है या फिर आभार व्यक्त करना है तो इस तरह का जो है वो लेटर लिखा जाएगा, तो वो थैंक यू लेटर में आएगा, ठीक है। उसके बाद अपोलॉजी लेटर होता है जो माफी पत्र होता है, यानी कि कोई गलती स्वीकार करना हुआ या फिर किसी समाधान को प्रस्तावित करना हुआ, इस तरह से जो है वो जब लिखा जाता है लेटर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोलॉजी लेटर, एक माफी पत्र होता है। उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर आता है, तो ये तो आपने सुना ही होगा कि रिजाइन कर दिया या फिर वो कर दिया, नौकरी छोड़ के आ गया तो एक रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम लोग किसी पोस्ट को त्याग कर रहे होते हैं तो एक रेजिग्नेशन लेटर जो है वो देना पड़ता है। जब आप अपने से किसी पोस्ट को त्याग करते हैं, किसी चीज़ को छोड़ के आ रहे हैं, नौकरी को बेसिकली छोड़ के आ रहे हैं, तो हम लोग रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम समझ ही गए होंगे कि एक तरह का शॉर्ट नोटिस होता है, एक तरह का जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट के लिए एक शॉर्ट नोटिस होता है जो यूनिवर्सिटी भी जारी करता है। मेमोरेंडम देखिए आप लोग जब कोई रूटीन जारी होता है या कोई नोटिस जारी होता है तो उसका पीडीएफ देखे होइएगा। पीडीएफ जो यूनिवर्सिटी अपलोड करता है वो शुरू होता है कि किस नाम से, मेमो के नाम से, ठीक है। मेमो XC समथिंग समथिंग कुछ नंबर होता है, तो वो मेमो जो है वो इस मेमोरेंडम को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ एक तरह से आपको समझने का, जो ये यूज किया जाता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वाले कोई काम का नहीं होता या फिर उसको बताने के लिए नहीं होता, ये उस संगठन से जुड़े हुए जितने लोग हैं सिर्फ उनके लिए होता है। उसके बाद होता है रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है। रिक्वेस्ट लेटर समझ ही गए होंगे, ये अनुरोध पत्र है विशेष कार्यों या अनुमतियों के लिए, औपचारिक अनुरोध है, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल, ठीक है। जब हम लोगों को कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना होता है या फिर अप्रूवल लेना होता है, तो जब किसी चीज़ के परमिशन लेना होता है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या फिर इस तरह का जो है वो लेटर लिखा जाता है जिसको रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट से जो लेटर जारी किया जाता है, जो टॉप मैनेजमेंट, जो सबसे मान लीजिए कि जो शीर्ष होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला मैनेजमेंट होता है, उसके द्वारा जो लेटर लिखा जाता है, जो भेजा जाता है, वो किस तरह का लेटर होता है, तो वो होता है एक ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर यानी कि आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो एक ऑफर लेटर भेजिएगा, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि वही जॉब ऑफर या नौकरी ऑफर कर रहा है तो एक ऑफर लेटर भेजेगा, वो भेजेगा कौन, तो वो टॉप मैनेजमेंट भेजता है, ठीक है। वेलकम लेटर, जब मान लीजिए आपने वो नौकरी ज्वाइन कर लिया तो आपको, या फिर कि कोई नौकरी आप ज्वाइन करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर, तो वो वेलकम लेटर उसके बाद आता है। उसके बाद होता है कमेंडेशन लेटर। अब कमेंडेशन लेटर कब भेजा जाता है, जब आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं नौकरी में, तो आपको कमेंडेशन लेटर मिलता है। उसके बाद आता है टर्मिनेशन लेटर, जब आपको नौकरी से निकालना होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर आपको अपने पोस्ट आपके पोस्ट से आपको जो है वो हटाना होता है, तो आपको टर्मिनेशन लेटर देता है, ठीक है। यही सब सारा एग्जांपल है, एक तरह से आप जो है वो समझ सकते हैं।
उसके बाद सर्कुलर एंड मेमो के ऊपर आता है। सर्कुलर क्या होता है और मेमो क्या होता है? देखिए बेसिक डिफरेंस ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक डिफरेंस ये है सर्कुलर और मेमो में। सर्कुलर जो लिखा जाता है वो अभी अभी बताया आप लोगों को, जो सर्कुलर जो लिखा जाता है, सॉरी, सर्कुलर जो लिखा जाता है अभी अभी मेमो के बारे में बताया ऊपर, अभी अभी मेमो के बारे में ऊपर बताया, सर्कुलर के बारे में नहीं बताया। सर्कुलर क्या होता है और मेमो क्या होता है? तो सर्कुलर जो होता है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे ग्रुप तक आप कह सकते हैं, जब बात पहुंचाना होता है तो हम लोग सर्कुलर लिखते हैं। और मेमो कब लिखते हैं? जब बिजनेस के अंदर ही या फिर उस बिजनेस से रिलेटेड जितना पर्सन है उसकी उन लोगों तक ही बात पहुंचाना होता है, उसके लिए मेमो लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्कुलर आर रिटेन कम्युनिकेशन एड्रेस टू ए ग्रुप such as employees or customers. Memo are short internal communication used to convey information within an organization. ठीक है, मतलब कि जो सर्कुलर होता है वो एक लिखित, दोनों तो लिखित संचार ही है, लेकिन सर्कुलर जो होता है किसी समूह जैसे कर्मचारियों या ग्राहकों को संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। लेकिन ज्ञापन जो होता है, मेमो जो होता है, मेमो मतलब ज्ञापन, ज्ञापन जो होता है एक छोटा आंतरिक संचार होता है जिसका उपयोग संगठन के भीतर जानकारी देने के लिए किया जाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस में अगर आप लोग पॉइंट कंसीडर करें तो क्या होता है? सर्कुलर, सर्कुलर परिपत्र। अब ये देखिए सर्कुलर जो होता है, सर्कुलर में अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें तो सर्कुलर लिखा क्यों जाता है, उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है इन्फॉर्म या फिर एडवर्टाइज टू ए वाइड ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों तक जब हम लोगों को पहुंचना होता है तो हम एक सर्कुलर लिखते हैं, एक बड़े समूह तक जानकारी देना या फिर प्रचार करना होता है, तो हम लोग पर्पस, हम लोग जो है वो सर्कुलर लिखते हैं या फिर सर्कुलर लिखा जाता है। कंटेंट इसमें क्या होता है? तो कंटेंट इसमें आमतौर पर जो है वो जैसे घोषणाएं होते हैं, किसी तरह को किसी तरह का बात होता है जो सब लोगों तक पहुंचाना है, या फिर नीतियां होता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, नियम कानून लागू हो रहा है, या फिर बहुत लोगों तक एक ही बात पहुंचाना है, तो उस विषय में, उस चीज में हम लोग, जैसे कोई पॉलिसी लागू होता है, ठीक है, तो जैसे अभी बिहार में एसआईआर चल रहा था, तो उस उसके लिए जो बहुत सारे जो सर्कुलर वगैरह जारी होता है, किसी मान लीजिए किसी जिला अधिकारी के द्वारा जारी हुआ तो वो पूरा जिला के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत लोगों तक पहुंचाना होता है एक बात को, तो सर्कुलर लिखा जाता है। चाहे सरकार से हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा का पूरा जो है वो लोगों के लिए जो है वो लिखा जाए। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे हो सकता है, इसका जो है वो ये बटा कैसे जाता है, बांटा कैसे जाता है, सर्कुलर को पहुंचाया कैसे जाता है? तो वो हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हम लोगों को वो बात कहाँ पहुंचाना है, किन लोगों तक पहुंचाना है। अगर जैसे कोई वेबसाइट के बारे में सर्कुलर जारी हो रहा है तो वो वेबसाइट पे भी अपलोड होगा, ठीक है, और वो वेबसाइट पे पीडीएफ वगैरह या फिर जो डिजिटल फॉर्म में है वो अपलोड होगा। अब मान लीजिए कोई ऑफिशियल ऑफिस के बाहर सर्कुलर लगाया गया है, वो फिजिकल रूप में भी लगाया जाता है, उसके बाद वो वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाता है। तो मतलब कि उसका उद्देश्य क्या, मतलब कि कहाँ तक पहुँचाना है हम लोगों को, अगर ये पता है तो उसके हिसाब से आप लोग जो है वो या तो फिजिकल या फिर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं सर्कुलर का। ठीक है, मेमो पे आते हैं तो मेमो के बारे में क्या है कि मेमो लिखा क्यों जाता है? तो ये लिखा जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ठीक है, संगठन के भीतर आंतरिक संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत लोगों तक नहीं पहुंचाना होता है, बहुत लोगों तक पहुंचाना तो होता है लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड होता है, उनको ही पहुंचाना होता है बात, उनसे बाहर लोगों तक बात नहीं पहुंचाना होता। जैसे आप लोग का एक नोटिस जारी होता है तो नोटिस में लिखा होता है ना, संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि फिर यहाँ पे जैसे आप लोगों का सेमेस्टर 2 है तो सेकेंड सेमेस्टर सेशन जो भी रहा हो आप लोगों का, तो उसके हिसाब से क्या होता है उसमें लिखा होता है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, उससे बाहर लोगों के लिए उसका कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान सकते हैं कि सर मेमो का जो क्या लिमिट होता है, मेमो का वही लिमिट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना लोग हैं या स्टूडेंट है या फिर जो भी है उसके हिसाब से ही वो मेमो जारी होता है, उससे बाहर नहीं होता है। ठीक है,
फॉर्मेट के बारे में बात करें तो फॉर्मेट क्या होता है, इसका कोई डिफाइन वो नहीं होता, मतलब कि इसमें कोई जैसे अभी हम लोगों ने देखा बिजनेस लेटर में सैल्यूटेशन देना होता है, डियर सर मैडम वगैरह वगैरह, और उसके बाद नीचे क्लोजिंग कंक्लूजन वगैरह देना होता है, तो वो सारा चीज़ इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसमें कोई अभिवादन नहीं होता है या फिर समापन की आवश्यकता नहीं होती है। सर्कुलर डायरेक्ट नोटिस में जो बात लिखना होता है वो लिख दिया जाता है। जब मान लीजिए यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी प्रिंसिपल को कोई भेजा जा रहा है, कुछ लेटर भेजा जा रहा है, तो उसमें सैल्यूटेशन होगा, ठीक है, उसमें सैल्यूटेशन होगा या फिर कंक्लूजन होगा नीचे। लेकिन जो मेमो होता है उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, मेमो में सिर्फ एक नोटिस होता है, एक पैराग्राफ होता है, एक ही पैराग्राफ हो सकता है या फिर 2 पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। बस जो मुद्दा का बात होता है वो लिखा रहता है, लेटर नंबर वगैरह लिखा रहता है, उसके बाद नीचे डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन होना जरूरी होता है क्योंकि वो लेटर किस के द्वारा जारी किया गया वो तो वहाँ पे होता ही है, एग्जाम कंट्रोलर या फिर वाइस चांसलर या फिर DSW जिसके द्वारा भी जारी किया गया है उसके द्वारा जो है वो वहाँ पे साइन वगैरह या फिर उसका सिग्नेचर या फिर सील जो भी आप कह सकते हैं वो वहाँ पे लगा होता है। तो मेमो में ऐसा कोई फॉर्मेशन सैल्यूटेशन का जो है वो होता नहीं है, जैसे कि बिजनेस लेटर में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आते हैं अगला बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है? देखिए बिजनेस रिपोर्ट एक रिपोर्ट नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक रिपोर्ट है, बिजनेस का रिपोर्ट है, जो कि एक डॉक्यूमेंट की तरह ही रखा जाता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है या फिर हम लोगों को सलाह देता है। आप बोल सकते हैं कि व्यावसायिक रिपोर्ट एक औपचारिक दस्तावेज होता है, ठीक है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो निर्णय लेने में सहायता करने के लिए जानकारी प्रस्तुत करता है, जो एक तरह से मान सकते हैं कि हम लोगों को सजेशन दे रहा होता है कि हमको ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए या फिर ऐसा परफॉर्मेंस जा रहा है। तो ये सब सारा चीज़ जो लिखा जाएगा वो एक बिजनेस रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट बनेगा जिसमें एडवाइस भी शामिल होगा या फिर क्रिटिसिज्म भी शामिल होगा, परफॉर्मेंस शामिल होगा, ये सारा चीज़ शामिल होता है, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट का की एलिमेंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट में तो सिंपल सा एक रिपोर्ट है बिजनेस का रिपोर्ट, जिसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। अगर आप खुद से भी सोचे तो उसमें एक रिपोर्ट जब बनाना होता है तो उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, जो हम लोगों को क्या करे, एक दिशा दे, एक एडवाइस दे, एक सजेशन दे कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। मतलब आप लोगों का मतलब कि जो बिजनेस है उससे रिलेटेड किस चीज़ के बारे में, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, फिर हम लोग को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सामने से प्रतिक्रिया आ रहा है, वो सारा चीज़ जो एक रिपोर्ट में शामिल होता है, ठीक है। अगर हम लोग की एलिमेंट के बारे में बात करें कि बिजनेस रिपोर्ट का की एलिमेंट क्या क्या हो जाता है, तो की एलिमेंट जो है वो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि एक सारांश होता है। इसमें जो है वो क्या क्या शामिल होता है, इसमें एक विवरण शामिल होता है, एक मान लीजिए संक्षिप्त विवरण होता है कि हम लोग क्या क्या शामिल करने वाले हैं या फिर इसमें क्या क्या है। एक ओवरव्यू होता है रिपोर्ट का, ठीक है। मेथोडोलॉजी, की पॉइंट्स, फाइंडिंग्स, मतलब कि क्या क्या हम लोगों को मिला अपने रिपोर्ट बनाने के दौरान, या फिर हम लोग जब रिसर्च कर लेते हैं या फिर जब भी कोई काम करते हैं तो फिर उस काम में हम लोग को क्या क्या फाइंडिंग्स मिला, हम लोगों को क्या क्या मिला, क्या चाहिए, क्या हम लोगों को देखने को मिला कि हम लोग ये देखे या फिर इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें ये गड़बड़ी चल रहा है। तो ये सारा चीज़ का जो एक संक्षिप्त विवरण होता है एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, कार्यकारी सारांश जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर बॉडी के बारे में बात करते हैं। बॉडी के बारे में बात करें तो बॉडी जो है वो बताया है, जैसे बिजनेस लेटर या फिर कोई भी लेटर जब बॉडी के बारे में बात करते हैं या फिर कोई ऐसे लिखते हैं या फिर कोई भी चीज़ जब बॉडी पे आते हैं, जब मेन कंटेंट पे आते हैं, तो उसमें डिटेल हम लोगों को लिखना होता है कि हम लोगों को जो अभी बिजनेस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिजनेस रिपोर्ट में जब हम लोग बॉडी लिखेंगे तो उस चीज़ का हर एक पॉइंट का डिटेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट का डिटेल लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ हम लोग को मिला या फिर कोई कहीं से जो है वो प्रॉब्लम का जो है वो आइडेंटिफिकेशन हुआ, ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये इशू है, तो उस चीज़ का भी डिटेल लिखा जाएगा, ठीक है। जो पूरा प्रोसेस है वो एक तरह से जो है वो डिटेल प्रोसेस यूज किया जाता है और उसी चीज़ को बॉडी में शामिल किया जाता है, ठीक है। की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो फाइंडिंग्स के बारे में अभी आप लोगों को बता दिया गया कि रिपोर्ट के मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष की सूची और चर्चा, ठीक है। जब हम लोग रिपोर्ट लिख रहे होते हैं या फिर बना रहे होते हैं तो उसका जो क्या क्या हम लोगों को मिला, मतलब उसके दौरान क्या क्या हम लोगों को मिला, रिपोर्ट्स के इवैल्यूएशन के दौरान क्या क्या हम लोग को मिलता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं की फाइंडिंग्स में लिखते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के बारे में बात करें तो ये रिकमेंडेशन क्या होता है, रिकमेंडेशन में क्या होता है, सजेस्ट सॉल्यूशन और एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। जो भी चीज़ रिपोर्ट बनाने के द्वारा हम लोगों को मिला उसका जो उसमें जो सजेशंस है या फिर एडवाइस है वो सारा चीज़ इसमें शामिल किया जाएगा। रिकमेंडेशन एक तरह का सिफारिश भी होता है। तो मान सकते हैं कि हम लोग को मिला है, हम लोगों के पास जो रिपोर्ट बनाने के दौरान जो हम लोग को पॉइंट मिला, मेन पॉइंट मिला या इशू या प्रॉब्लम, ये जो भी चीज़ फेस किया हम लोगों ने
रिपोर्ट बनाने के दौरान। तो उस चीज़ का जो उस चीज़ को सॉल्यूशन उस चीज़ का सॉल्यूशन के ऊपर जो एडवाइस होगा, सजेशंस होगा, वो सारी चीज़ रिकमेंडेशन में शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। फिर कंक्लूजन में क्या होता है कि हम लोग उस रिपोर्ट को जो है वो समराइज़ करते हैं, यानी जो भी चीज़ पूरा बना हुआ है, पूरा का पूरा रिपोर्ट को जो है वो थोड़ा से शब्द में जो है वो 1 पैरा में या फिर डेढ़ पैरा में या फिर 2 पैरा में क्या करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि ये सारा चीज़ प्रॉब्लम था। समराइज़ द रिपोर्ट्स फाइंडिंग एंड टाइज देम बैक टू द ओरिजिनल इशू, ठीक है। मतलब कि हम लोग वो मेन मुद्दा पे फिर से जो है वो आ जाते हैं कंक्लूजन पे। एक तो पहले हम लोगों ने क्या किया, तो एग्जीक्यूटिव समरी लिखा, थोड़ा सा क्या क्या उसमें होने वाला है। उसके बाद बॉडी पे आते हैं। उसके बाद आता है बॉडी पे। बॉडी में हम लोगों ने सारा डिटेल लिखा रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या इशू मिला हुआ है। उसके बाद की फाइंडिंग्स की मेन मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया मान लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, रिकमेंडेशन की ये इस प्रॉब्लम के लिए ये सजेशन है या फिर ये सॉल्यूशंस हो सकता है, वो सारा चीज़ लिखा गया। उसके बाद कंक्लूजन में फिर सब चीज़ को कंक्लूड करके सब चीज़ को एक तरह से मान लीजिए इकट्ठा करके फिर हम लोग वापस उसी मुद्दे पर पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लेटर। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस लेटर का एग्जाम्पल आप लोगों को इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप लेटर देखते हैं तो थोड़ा बहुत याद रहता है कि उसमें क्या क्या स्टेप लिया गया था। पॉइंट के हिसाब से अगर नहीं भी याद हो तो जब लेटर के हिसाब से याद रहे तो आप लोगों को क्या क्या सैल्यूटेशन कहाँ पे यूज किया गया था, या फिर बॉडी कहाँ पे था, कंक्लूजन कहाँ पे था, डेट, सिग्नेचर, नीचे जो रिमार्क या कंक्लूजन अभी अभी बताया गया मेन मेन पॉइंट बिजनेस लेटर का, वो कहाँ कहाँ यूज किया गया था एक लेटर में। तो जब आप एक लेटर का एग्जाम्पल देखिएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये लेटर हेड के बारे में बात किया गया था। तो लेटर हेड के बारे में बात किया गया था। लेटर हेड यहाँ पे जैसे XYZ कॉर्पोरेशन है, कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम, यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसका क्या है, उसका एड्रेस है, फिर उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर है या फिर ईमेल एड्रेस। ईमेल हमने अपना ही लिख दिया है, वेबसाइट हमने अपना ही लिख दिया है। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है डेट, किस डेट पे लिखा जा रहा है। तो ये अप्रैल 4 2025 को ही बनाया गया था, तब से टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। उसके बाद यहाँ पे सेंडर एड्रेस है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक चीज़ ऐड कर दिया है, कल्पना नाम से जो है वो लिख दिया है, गजनी का कल्पना, गजनी मूवी का जो कल्पना है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि ये आप भूले नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका जो एड्रेस वगैरह है वो लिख दिया गया है। उसके बाद रेसिपेंट्स एड्रेस है, तो रेसिपेंट्स एड्रेस जो जिसको मिलना है ये लेटर, उसका एड्रेस लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो है वो नाम संजय सिंघानिया है। इससे तो याद आ ही गया होगा किसका नाम लिखा गया है। अब आते हैं मेन मुद्दा, जो मेन पॉइंट होता है हमारा जो किसी भी चीज़ को लिखने में, वो होता है एक सब्जेक्ट, कि उस चीज़ को किस लिए लिखा जा रहा है, हम लोग लिख क्यों रहे हैं उसको। तो रिक्वेस्टिंग सप्लाई ऑफ डिजिटल प्रिंटर्स, डिजिटल प्रिंटर की आपूर्ति हेतु अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो ये सैल्यूटेशन है, जैसे डियर लगाए मिस्टर संजय या फिर डियर कुछ लगा के या फिर महोदय कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन का यूज हो गया, ठीक है। सब कुछ का यूज हो रहा है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लेटर हेड का यूज हो गया, डेट का यूज हो गया, सेंडर एड्रेस है, भेजने वाले का पता है, उसके बाद जिसको मिलेगा उसका पता है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया गया, हम लोगों ने विषय लिख दिया, उसके बाद सैल्यूटेशन लिख दिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन वगैरह कर दिए हैं कि हम लोगों को क्या है कि जो जैसे अपने पहले लिखते थे ना लेटर, आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल हो, ये वगैरह वगैरह कुछ लिखते हैं। उसके बाद हम ये है वो है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों को ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि यह पत्र आपको कुशलता से प्राप्त हो। मैं XYZ कॉरपोरेशन के लिए आप अपने नवीनतम डिजिटल प्रिंटरों की एक खेप की आपूर्ति के संबंध में पूछताछ करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। हाल की बैठक में चर्चा के अनुसार हमें हमारे नए कार्यालय सेटअप के लिए, यानी कि एक जो है वो नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए, और उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का विवरण जो लिस्ट है वो इस लेटर के साथ अटैच है। यहाँ पे अटैचमेंट का भी बात किया गया है, यानी एनक्लोजर का बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्लीज फाइंड अटैच्ड आवर रिक्वायरमेंट फॉर योर रेफरेंस, यानी कि हम लोग को क्या क्या चाहिए उसका एक लिस्ट बना दिया गया, हमारे आवश्यकताओं की सूची संलग्न की गई है।
जो भी चीज़ हम लोग को ज़रूरत है उसका लिस्ट जो है वो अटैच कर दिया गया है, ताकि आप लोग जो है वो देख के पता कर सकें और हम लोगों को सूचित कर सकें कि ये सारा चीज़ हम लोगों को कब तक मिल जाएगा, या फिर जो भी चीज़ है कि मिलेगा, या फिर उसका रेट क्या है, क्या प्राइस है, क्या चीज़, पूरा डिटेल्स जो है वो हम लोग को चाहिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ठीक है, उसके बाद योर फेथफुली लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे वो ऊपर था योर फेथफुली, या फिर आपका विश्वासी, या फिर जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में आपका विश्वासी भी लिखा जाता है, विश्वासी छात्र या छात्रा, या फिर आज्ञाकारी छात्र या छात्रा भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सैल्यूटेशन, उसके बाद ये क्या है, हमारे पास रिमार्क दिया जाता है या फिर डेजिग्नेशन होता है। जैसे यहाँ पे उसका नाम है, भेजने वाले का नाम है, फिर वो उसका डेजिग्नेशन क्या है, पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे है, जिस कंपनी से लिखा जा रहा है वो किस पोजीशन पर है, ऑपरेशन मैनेजर है। एनक्लोजर डिजिटल प्रिंटर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, एनक्लोजर है क्या क्या वो अटैच किया गया है। ठीक है, तो एनक्लोजर यहाँ पे भी एंड हो जाता है। तो ये हो गया उसका साइन, फिर ये हो गया उसका ओहदा, किस पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या है, एक डिजिटल सॉरी एक बिजनेस लेटर लिख सकते हैं आप, बिजनेस लेटर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्ड अपलोड होने के एक दिन बाद ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। अब बिजनेस रिपोर्ट का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। अभी हमने देखा क्या क्या पॉइंट होता है और बिजनेस रिपोर्ट का क्या एग्जाम्पल है। तो पहला पॉइंट क्या था, एग्जीक्यूटिव समरी। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्यकारी सारांश में क्या लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य XYZ कॉर्पोरेशन की नई ग्राहक सेवा प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। यह रिपोर्ट प्रमुख निष्कर्षों को उजागर करती है और सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करती है। तो नेक्स्ट आते हैं बॉडी पे। ठीक है, तो बॉडी में देखिए सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। और देखिए जब हम लोग रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो एक तरह से ये चीज़ क्या जाता है, एक भूतकाल में पास्ट में चल रहा होता है, यानी कि रिपोर्ट जब बन रहा होता है तो जो चीज़ हो चुका है उसी का रिपोर्ट बन रहा है। ठीक है, जो चीज़ हो रहा है उसका रिपोर्ट तो इस तरह से लिखा जाएगा कि वो चीज़ पास्ट में हो रहा है। मान लीजिए हम लोगों को जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर में, जैसे मान लीजिए कि किसी का जैसे सेकेंड सेमेस्टर का मान लीजिए अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा। तो फिर रिजल्ट के बाद जो है वो मान लीजिए एक रिपोर्ट बनाना है कि कितना बच्चा फेल हुआ, कितना एग्ज़ाम दिया था, किसका कितना सब्जेक्ट में एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं गया। तो वो चीज़ क्या हो जाता है, एक पास्ट में चला जाता है। और जब हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो जो भी चीज़ लिखेंगे वो एक तरह से पास्ट में ही लिखा जाता है। ठीक है, और भूत में ही लिखा जाता है। अगर वो चीज़ हो रहा है तो हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि ऐसा हो रहा है, हम लोगों ने देखा। ठीक है, ऐसा हो रहा है, हम लोगों ने पाया, इस दौरान हम लोगों ने ये पाया, इस दौरान हम लोगों ने ये पाया। ठीक है, तो जैसे इंट्रोडक्शन हुआ तो इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, मेथोडोलॉजी हुआ तो मेथोडोलॉजी में क्या करेंगे कि हम लोग कस्टमर का फीडबैक हुआ, सिस्टम यूजर स्टैटिक्स या एम्प्लॉय का इंटरव्यू, ये सब हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या होता है, ये लेने के बाद लिखा जाता है। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन रेस्पॉन्स टाइम। अब किस किस से हम लोगों को क्या जो फीडबैक मिला उसमें क्या पॉइंट निकला, पॉइंट ये निकला कि इंक्रीज सिस्टम बैंडविड्थ टू इंश्योर फास्टर प्रोसेसिंग, यानी कि तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम बैंडविड्थ बढ़ाना है। ठीक है, हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सजेशन निकला, इंप्रूवमेंट इन रिस्पॉन्स। जो रिकमेंडेशन है या फिर सजेशन जो पॉइंट था वो हम लोग को रिपोर्ट में जब हम लोग बना रहे थे तो ये इंटरव्यू लेने के द्वारा या फिर एम्प्लॉय से या फिर किसी किसी से संबंधित व्यक्तियों से पूछने के बाद हम लोग को ये पता चला कि बैंडविड्थ का स्पीड बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब बैंडविड्थ बढ़ाना चाहिए, सिस्टम का बैंडविड्थ बढ़ाना चाहिए। और जब कॉलेज का रिजल्ट वगैरह ख़राब होता है या फिर जो भी चीज़ ख़राब होता है तो हम लोग को बोलते हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाता है। फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग ये भी आ गया उसी में कि जो एम्प्लॉय का ट्रेनिंग है वो भी थोड़ा ठीक ढंग से करना चाहिए। अच्छा जो है वो चीज़ इनको देना चाहिए। कर्मचारियों को बेहतर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाए। ये सब चीज़ जो है वो सजेशन में आया। ठीक है, की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन में आया कि हम लोगों ने ये जो रिपोर्ट तैयार करने के दौरान हम लोगों को ये मिला और इसका सॉल्यूशन वगैरह ये हम लोगों को मिला। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक बिजनेस रिपोर्ट तैयार होता है। बिजनेस रिपोर्ट के बारे में भी और जानना होगा डिटेल तो अलग से अगर आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ अगर एग्जाम पास करना है तो इतना जो है वो काफ़ी रहता है। ठीक है, टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है बिजनेस में तो क्या टिप्स है, एक तो क्लैरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, यानी कि आप जो भी चीज़ कहना चाह रहे हैं वो
साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कोई उसमें लोचा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अपने समझने के लिए बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं उसको भी तो समझना चाहिए, ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। उसके बाद कॉन्सियसनेस होना चाहिए, यानी कि एकदम पॉइंट मुद्दे की बात कीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, और जो भी चीज़ आपको बोलना है वो डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। और डायरेक्ट बोलने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट कुछ भी बोल देना है, थोड़ा पोलाइट होना है, थोड़ा नम्रता से बोलना है, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्लास में जो है वो डिस्कस किया हुआ है ये सारा चीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी चीज़ किसी तरह से कहीं पे भी बोल रहे हैं। सब कुछ का एक नियम होता है, एक क्या होता है, एक स्टेज होता है। तो वो सारी चीज़ अगर आपको देखना हो तो डिटेल यूनिट 1 यूनिट 2 अलग से थोड़ा किया हुआ है, तो आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद प्रोफेशनल टोन, यहाँ पे वही चीज़ बात किया जा रहा है कि किसी कौन सा टोन में आप बात कर रहे हैं, किस वॉइस में, या फिर कितना आपका आवाज़ कहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपका, आवाज़ में क्या लय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए जब आप एक जो है वो बिजनेस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। विशेषकर लिखित संचार में औपचारिक और सम्मानजनक स्वर बनाए रखें, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, ये जो टोन होता है आपका, एक पोलाइट टोन होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल टोन होना चाहिए जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो, ठीक है। तो ये आप लोग का यूनिट 2 यहाँ से कंप्लीट होता है, और जो भी चीज़, जो भी पॉइंट आप लोगों के सिलेबस में है, जो सिलेबस में जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है वो सारा चीज़ इंक्लूड कर दिया गया है यूनिट 1 और यूनिट 2 का, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे एक दिन बाद, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, और बाद में जब टाइम मिलेगा तो यूनिट 3 यूनिट 4 बाकी जो भी है वो भी चीज़ करवा दिया जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है वो मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, अगर वीडियो नहीं भी बनता है तो पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, ताकि आप अपना वहाँ पे आंसर भी रहेगा, आप लोग खुद भी जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।